everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल, जहां पे आज लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि हमारे चैप्टर नंबर 10 का है, इंपॉर्टेंट एज वेल एज लास्ट सेगमेंट, क्योंकि इससे पहले हमने पब्लिक न्यूसेस डिस्कस कर लिया, अनलॉफुल असेंबली डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया कि वो कौन सी अर्जेंट मैटर्स है जहां पे मजिस्ट्रेट आपके पब्लिक न्यूसेंस को या एप्रीहेंडेड डेंजर को रोकने के लिए अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 शुरू करते वक्त भी बताया था और एंड तक यही बताते जाऊंगी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट सेक्शन नंबर 10 में हमेशा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपनी पावर यूज करते हैं। इट इज नॉट द चैप्टर जहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आपको दिखेगा दैट द नेम्स ऑफ द जजेस, दैट इज द मैजिस्ट्रेट, द टाइप्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, द टाइप्स ऑफ द ऑर्डर एंड द ज्यूरिसडिक्शन पावर इज बिट लिमिटेड एज कंपेयर टू योर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। बराबर है ये चीज। तो शुरू करेंगे आज का सेगमेंट जहां पे हमको लास्ट पार्ट डिस्कस करना है और लास्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज सेक्शन नंबर 145 to 148। हमने इस सेगमेंट को दैट इज चैप्टर नंबर 10 को चार सेगमेंट्स में स्टडी किया है ना। चार सेगमेंट्स में, या मैं कह सकती हूँ कि मोटे रूप से हमने 3 सेगमेंट्स में पढ़ा है 4 पॉइंट्स को, जहां पे हमने अनलॉफुल असेंबली एंड पब्लिक न्यूसेंस को एक साथ पढ़ा। उसके बाद हमने अर्जेंट केसेस को अलग से पढ़ा, दैट इज सेक्शन नंबर 144 एंड 144A। कुछ लैंडमार्क केसेस हमने कल डिस्कस किए थे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 145 टू 148। अब हो सकता है फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स को ये लगे कि मैम हमारे लिए थोड़ी ना ईजी है ये चीज समझना, या हमारे एग्जाम में थोड़ी पूछा जाता है, कॉलेज में थोड़ी पूछा जाता है। But this is very important from your practical point of view, practical perspective, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जो आपको सुबह उठते ही अखबार में पहले दूसरे तीसरे पेज पे देखने को मिलेगा, है ना। गली में लोगों ने झगड़ा किया, जमीन से लेके पानी नहीं आया उससे पहले मटकियां फोड़ी, डंडे फोड़। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें हैं डिस्प्यूट्स एट टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, जहां पे लोगों को पता नहीं है कि ये जमीन का पर्टिकुलर हिस्सा किसके पास जाएगा, ये जमीन पर्टिकुलर या फिर पानी जो है उस पर किसका राइट है। अब आपके दिमाग में ये जरूर पॉइंट आ रहा होगा दैट मैम ये जो हमारे सेक्शन नंबर 145 की हेडिंग है, इट सेज डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब हम मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो ये तो सिविल मैटर हुआ ना, ये तो सिविल मैटर हुआ। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज अ सिविल मैटर। हम जब सेक्शन नंबर 147 और 148 पढ़ेंगे तो हम सीपीसी के रिसीवर की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जब मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सिविल मैटर है एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय अ सिविल कोर्ट, तो फिर हम सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्यों परेशान कर रहे हैं। बेसिकली हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को परेशान नहीं कर रहे, लोग परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सिविल मैटर है दैट इज डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब चाहे वो टाइटल का हो सकता है, पोजेशन का हो सकता है, तो उनके बीच में ये जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से ब्रीच हो रहा है। किसका ब्रीच हो रहा है? पीस का। रिमेंबर दिस। शांति से अपना विवाद सुलझा लीजिए, आप कोर्ट में आके सुलझा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज की गली में बैठ के तू मैं करना, है ना, दूर दराज से चिल्लाना, किसी के कॉलर पकड़ना, डंडे मारना, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर दिस सेगमेंट, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 145 टू 148, जिससे कि कोर्ट को ये लगे कि ये दो लोग हैं ए एंड बी, इन दोनों की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुश्मनी चल रही, डिस्प्यूट चल रहा है, पर रोज झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना, धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को, जिससे पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारा ये सेगमेंट आता है। सो इस चीज को आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो आपको सेक्शन नंबर 145 से लेके 148 का एक्चुअल एसेंस समझ में आने वाला है। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला। चलो शुरू करेंगे हमारा सेक्शन नंबर 145। सो देखो 145 हमें क्या कहता है। 145 कहता है प्रोसीजर where dispute related to what? Dispute related to land or water। ठीक है, हमें dispute समझ आ गया। dispute दो ही चीजों से related है, land और water से related dispute है। लेकिन क्या हो रहा है इससे? is likely to cause breach of peace। always remember this, breach of peace सबसे अति महत्वपूर्ण सेक्शन, क्योंकि पूरे चैप्टर नंबर 10 का आधार ही यही है। breach of peace, breach of security, breach of public order, morality, tranquility, maintenance, यही सेगमेंट आपको पूरे चैप्टर नंबर 10 में देखने को मिलेगा। सो 145 ये कहता है कि सेक्शन नंबर 145 में जब दो लोगों के बीच वाटर को लेके या लैंड को लेके, वाटर के शेयरिंग से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो इट इज द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज गोइंग टू पास द ऑर्डर। कौन ऑर्डर पास करेंगे? इट इज योर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज गोइंग टू पास द ऑर्डर। बराबर, कब पास कर सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब भी हम ये व्हेन देखते हैं, चाहे व्हेन आप सेक्शन नंबर 145 में देखो, चाहे 144 में देखो, चाहे 129 या सेक्शन नंबर 130 में देखो, ये वो पॉइंट है, ये वो बेसिक है जो कि आपको इन सारे सेक्शंस के बीच का डिफरेंस समझा देगा। सो सेक्शन नंबर 145 में जब हम पढ़ते हैं कि कब ऐसा ऑर्डर पारित किया जा सकता है तो इट सेज ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस अगर ऐसी रिपोर्ट दे दे, पुलिस रिपोर्ट मींस एफआईआर, या फिर ऐसा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि मजिस्ट्रेट को रिसीव हो, और उस इंफॉर्मेशन से या रिपोर्ट से क्या समझ आता है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट साहब को ये समझ आता है दैट डिस्प्यूट इज लाइकली टू कॉज, जो दो लोगों के बीच डिस्प्यूट है उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ कॉज हो रहा है। क्या कॉज हो रहा है? ब्रीच ऑफ पीस कॉज हो रहा है, शांति भंग हो रही है, हमारे समाज की सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अशांति फैल रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू व्हाट, या तो लैंड, ध्यान रखना प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 145 में किससे रिलेटेड डिस्प्यूट की बात की गई है, इट इज लैंड, इट कैन बी वाटर एंड इट कैन बी बाउंड्रीज देयर टू, देयर टू या देयर ऑफ का मतलब कि ये लैंड या वाटर से रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड बाउंड्रीज को लेकर अगर डिस्प्यूट है कि ये पर्टिकुलर रिवर का कौन सा हिस्सा इस गांव में आता है, कौन सा हिस्सा दूसरे गांव में आता है, किस कौन से स्टेट में आता है, सो इन सारे सेगमेंट्स को लेकर अगर बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट है तो सेक्शन नंबर 145 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। कौन से क्षेत्रफल तक, कौन से एरिया तक ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर 145? इट इज द लोकल ज्यूरिसडिक्शन। उस ज्यूरिसडिक्शन तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हायरार्कीज में, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ा, तब हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। जब हमने फंक्शंस की बात की तो सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज वेल एज हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के फंक्शंस और उनके डिफरेंसेस अच्छे से समझे हैं। और जब हमने हायरार्की की बात की थी, डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि उनके सबऑर्डिनेट्स कौन है, उनका अपॉइंट कौन करता है, उनके कोर्ट्स कहाँ पे होते हैं, उनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन का होता है। सो लोकल ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बराबर, क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, हमको ये पता चल गया ऑर्डर पास कौन करेगा, कब करेगा, किस पर्पस के लिए करने वाला, मतलब कितने ज्यूरिसडिक्शन के लिए, और क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। सो बेसिकली द मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन पास अ ऑर्डर वेयर इट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू अटेंड दिस कोर्ट, कि भाई साहब कोर्ट में पधार जाइए आप, या तो आप इन पर्सन आ सकते हैं, मतलब पर्सनली आ सकते हैं, खुद पूरा साक्षात वो व्यक्ति जो डिस्प्यूट कर रहा है या जो पार्टीज डिस्प्यूट में है, या तो वो साक्षात खुद वहां पे प्रकट हो जाए, या फिर प्लीडर के थ्रू आ सकते हैं। प्लीडर दैट इज एडवोकेट्स, है ना, आप लोगों की सहायता से। इफ यू आर प्लीडिंग फॉर एनीवन अंडर योर सेक्शन नंबर 145 तो हो सकता है कि वो पार्टी बोले कि ठीक है मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप वकील साहब आप पेश हो जाइए। सो बाय प्लीडर ऑल्सो। अच्छा, बाय प्लीडर का पॉइंट ना हम एक जगह और पढ़ने वाले, जब हम पेटी ऑफेंसेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पेटी ऑफेंसेस की बात करेंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइन से काम चलाया जा सकता है। पनिशमेंट में क्या दिया जाएगा, फाइन दिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि फाइन देने के लिए भी क्या पर्सन को खुद से आना पड़ेगा, या बाय पोस्ट फाइन पहुंचा सकता है, या प्लीडर के थ्रू पहुंचा सकता है। क्या प्लीडर का बहुत रोल रहता है। पूरे सीआरपीसी में हम देखेंगे कहां कहां आपकी जगह प्लीडर को भेजा जा सकता है, या आपकी अटेंडेंस को डिस्पेंस करके प्लीडर को वहां पे बुलाया जा सकता है, या प्लीडर से काम चलाया जा सकता है। बराबर, तो पार्टीज को बोला जाएगा काइंडली अटेंड द कोर्ट, और क्या डायरेक्ट दिया जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस, जो उस ऑर्डर में टाइम, उचित समय और उचित जगह जो निर्धारित की गई है वहां पर आपको उचित समय और उचित समय के अंदर अंदर वहां पे आना है। प्लस पुट योर रिटन स्टेटमेंट, WS मीन्स रिटन स्टेटमेंट, कैन आई लिंक विद ऑर्डर नंबर 8 ऑफ CPC। ऑर्डर 8 क्या बोलता है, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, इन्हीं सब चीजों की बात करता है। तो आपको वहां बुलाया जाएगा ताकि आप अपना स्टेटमेंट दे सकें। एग्जैक्टली यू आर अलाउड टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपकी साइड से वहां पे कोई सच में कोई ऐसा राइट एग्जिस्ट करता है, या व्हाट इज योर पॉइंट। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ शो कॉज की तरह आपको बुलाया जा रहा है। अब देखो जो हमने यहाँ वर्ड यूज किए, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर का मतलब क्या है ये आपको सेक्शन नंबर 145 में बता दिया गया। आगे 146 और 147 में वापस नहीं बताएंगे, उन्होंने साफ बोल दिया गो टू योर सेक्शन नंबर 145, वहां पे लैंड एंड वाटर का मतलब समझ के आओ, अंडरस्टैंड करके आओ, फिर वापस आ जाना ये पढ़ने। द सेम मीनिंग एज गिवन अंडर 145। ओके, सो 145 में लैंड एंड वाटर का मतलब क्या है स्टूडेंट, इट इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, मार्केट, एनी फिशरीज, क्रॉप्स, रेंट्स या प्रॉफिट। वो सब किस में आएगा, लैंड में आ सकता है, या फिर बाकी बची हुई चीजें आपके वाटर में आ सकती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ सेक्शन नंबर 145। फाउंडेशन बैच में क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो 145 को सिर्फ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली क्या होता है। लंबी प्रोसीजर में अभी हमें नहीं जाना है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 146। 146 बोल रहा है
power to attach subject of dispute and to appoint receiver. So can I say कि 146 दो चीजों की बात करता है. एक तो बोल रहा है कि हम सब्जेक्ट मैटर को अटैच करेंगे और रिसीवर को अपॉइंट करेंगे. रिसीवर के बारे में हम सीपीसी में पढ़ने वाले. सीपीसी में यू आर गोइंग टू स्टडी कि रिसीवर कौन होता है, कब अपॉइंट किया जाता है, किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है, उनको उसको रेन्यूमरेशन कहां से मिलने वाला है, एग्जैक्टली उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो खुद भी रिसीवर भी किसी चीज के लिए लायबल होता है कि नहीं होता, ये सब आपको सीपीसी में अच्छे से देखा. इसीलिए ज्यादातर आप लॉज में ये देखोगे कि उन्होंने अलग से रिसीवर के बारे में चीजें मेंशन नहीं की, सीधा बोलते हैं गो एंड स्टडी योर सीपीसी. सेम इज द केस विद योर टीपी अटैक सेक्शन नंबर 69A. ऐसा कुछ सेक्शन है जो कि रिसीवर के बारे में बात करता है, राइट. तो यहाँ पे आई कंफर्म दैट सेक्शन. ओके, सो सेक्शन नंबर 146 क्या कहता है, दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जो कि 145 में जिस चीज के लिए डिस्प्यूट था, दैट इज लैंड एंड वाटर के लिए डिस्प्यूट था ना, उसकी बाउंड्रीज के लिए डिस्प्यूट था, उसको क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट, अटैच कर सकता है, कुर्क कर सकता है, और क्या कर सकता है, उस पर्पस के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं. मैजिस्ट्रेट मेकिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 145 क्या कर सकता है, ऐसा अटैचमेंट और रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं. लेकिन कौन से सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या सारी सिचुएशन में कर सकते हैं क्या, 145 में बता देते कौन सी सिचुएशन में कर रहे हैं. 146 में अलग से क्यों, क्या है ऐसा. 146 में बेसिकली दे आर टेलिंग कि अटैचमेंट या फिर रिसीवर को अपॉइंट करना. आफ्टर अटैचमेंट व्हाट इज टू बी डन, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर इज टू बी डन, ताकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से असेस कर सके और उस प्रॉपर्टी को सेल करके अमाउंट या कॉस्ट रिकवर कर सके. ये पर्पस होता है, ये फंक्शन होता है आपके रिसीवर का. तो कौन से सिचुएशंस में हम ये कहेंगे कि ऐसा ऑर्डर 146 के अंडर पारित हो सकता है, जब मैजिस्ट्रेट ने 145 के अंडर ऑर्डर किया, जब मैजिस्ट्रेट 145 में पावर एक्सरसाइज कर रहा है एंड मैजिस्ट्रेट फील्स कि भैया केस इमरजेंसी का है, मैटर बहुत अर्जेंट मैटर है. हमने सेक्शन 144 में भी डिस्कस किया था, 144 में भी डिस्कस किया था कि हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं जब उनको लगे कि द केस इज ऑफ इमरजेंसी और देयर इज एन इमिनेंट डेंजर टू योर पब्लिक सिक्योरिटी, बराबर, या इंजरी कॉज हो सकती है. तो अगर मैटर अर्जेंट है या none of the party was in possession of the property referred under 145, तो जिस 145 के अंदर ये जो दो व्यक्ति जिस मुद्दे के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए लड़ रहे थे, इनमें से कोई भी इस प्रॉपर्टी का कभी पोजीशन रखता ही नहीं था. अगर ऐसा लगता है मैजिस्ट्रेट को तो 146 में ऑर्डर दे सकते हैं. या फिर थर्ड सिचुएशन, इफ मैजिस्ट्रेट फील्स दैट मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ इज अनेबल टू सैटिस्फाई एक्चुअली व्हिच पार्टी वाज इन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज अ डिस्प्यूट अंडर 145. मैजिस्ट्रेट साहब को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली 145 में दोनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी पोजेशन में थी. ना उन्होंने इतने एविडेंसेस एड्यूस किए हैं, ना मैजिस्ट्रेट खुद इस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं. तो सेक्शन नंबर 146 में सीधा प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे. बैठे रहो, लड़ते रहो. वो कहते हैं ना, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाती है ना, ऐसा कुछ है, राइट. तो ऐसे यहाँ पे कोई रोटी नहीं खा रहा है, बट बेसिकली मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज के ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं. ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी को क्या हमेशा के लिए अटैच करके रख देंगे? अगर हमेशा के लिए अटैच कर देंगे स्टूडेंट्स, तो इन दोनों महानुभावों की लड़ाई को सॉल्व कैसे करवाया जाएगा? Who is going to solve the matter then? Matter तो undisputed, matter तो अभी भी disputed है ना, unsolved है अभी भी. Then how the matter is going to be solved? तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच तो कर देंगे. कौन सी प्रॉपर्टी को? वो जो कि सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का अंडर 145. जब उसको अटैच कर देंगे तो उसको अटैच तब तक करेंगे until competent court decides the rights of the party. competent कोर्ट कौन होता है? सिविल कोर्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. सो सिविल कोर्ट इज द competent court to decide the matter and decide who has the right or who is entitled to that particular subject matter जिसके ऊपर डिस्प्यूट है. अगर प्री में सवाल आ जाए दैट टिल व्हाट टाइम पीरियड द प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड अंडर 146, सीधा आपको जवाब देना है कि जब तक कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ये डिसाइड ना कर ले, कॉम्पिटेंट कोर्ट ये डिसाइड ना कर ले कि कौन सी पार्टी का एग्जैक्टली वहां पे राइट रहता है. ओके, मूविंग ऑन टू फर्दर 146 में अब हमें ये पढ़ना है कि अटैचमेंट बेसिकली हो कैसे रहा है. तो 146 की अब मैं कहूं तो हमारे सामने क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव प्रोसीजर टू स्टडी. कैसे अटैचमेंट होती है? कैन मैजिस्ट्रेट विड्रॉ द अटैचमेंट? पहले ये समझते हैं. एक बार अगर मैजिस्ट्रेट ने अटैचमेंट कर दी, देखो
अटैचमेंट के बारे में जब हम सेक्शन नंबर 82 टू 84 पढ़ेंगे तो वापस से पढ़ने वाले, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट है ना, समन्स, वारंट्स, तो वहां पे भी पढ़ने वाले। वहां पे अटैचमेंट कब होता है और ये अटैचमेंट अलग है, बिकॉज दैट अटैचमेंट है ना, दैट अटैचमेंट इज डन बाय योर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट अलग हो रही है, ये वो अटैचमेंट नहीं जो हमको लोगों से हो जाती है, ये वो अटैचमेंट है जो कि मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। सो एक बार अगर मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया तो हमारा अगला सवाल ये आता है, क्या मैजिस्ट्रेट दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस अटैचमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, इट कैन बी विड्रॉन। ओके फाइन मैम, इट कैन बी विड्रॉन, बट when it can be withdrawn if magistrate feels that there exists no longer the likelihood of breach of peace due to that property which was a subject matter of dispute। जो लैंड और वाटर से रिलेटेड लोगों के बीच मुद्दा था, लड़ाई थी, उसकी वजह से अब कोई अशांति नहीं फैल रही, कोई ब्रीच नहीं हो रहा है पीस का, मतलब दोनों बंदे जो है सुधर गए, अब नहीं लगता कि ये दोनों लड़ाई करेंगे, बहुत लंबा समय हो चुका है, या फिर दोनों में समझ आ चुकी है, डांट फटकार दिया है कोर्ट ने या कुछ समझदार लोगों ने उनको समझा दिया, तो अब उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हो रहा है या होने की आगे संभावना नहीं है जिससे कि आगे ब्रीच हो सके किसका? पीस का। सो देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ पीस इन फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पे अटैचमेंट को विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन एक बार अटैचमेंट हो गया तो अटैचमेंट होता कैसे, बेसिकली उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए मैजिस्ट्रेट यहाँ पे एक रिसीवर अपॉइंट करेंगे। हमारे सेक्शन नंबर 146 के अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक रिसीवर को अपॉइंट तब करेंगे जब सिविल कोर्ट ने कोई मैजिस्ट्रेट कोई रिसीवर को अपॉइंट नहीं किया है, बिकॉज रिसीवर को अपॉइंट करने की ड्यूटी किसकी है सीपीसी में? इट इज योर सिविल कोर्ट, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। बट मान लीजिए कुछ पर्पस के लिए, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के लिए सिविल कोर्ट ने ऐसा कोई रिसीवर अपॉइंट ही नहीं किया था, तो क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऐसे ही बैठे रहेंगे? उनका वो अटैचमेंट का प्रोसीजर कौन चलाएगा? तो हमारे 146 ने पावर दिया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दैट यू योरसेल्फ कैन अपॉइंट अ रिसीवर, एंड व्हेन वंस द रिसीवर हैज बीन अपॉइंटेड, उसके पास वो सारे पावर्स होंगे जो कि सीपीसी के अंडर दे रखे हैं, जो कि सीपीसी के अंडर रिसीवर को दे रखे हैं। ठीक है मैम, लेकिन एक बात बताओ, हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने एक रिसीवर को अपॉइंट कर दिया, लेकिन क्या होगा जब हमारा सिविल कोर्ट भी अब सब्सिक्वेंटली एक रिसीवर को अपॉइंट कर दे? व्हाट इफ सब्सिक्वेंटली द सिविल कोर्ट आल्सो अपॉइंट्स द रिसीवर? या तो एग्जीक्यूटिव साहब के रिसीवर ऑलरेडी कार्य कर ही रहे थे, वो तो शुरू किया ही था उन्होंने अपना रिपोर्ट मेकिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पे सिविल कोर्ट ने भी रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है, तो अब क्या सिचुएशन बनेगी? तो यहाँ बोला है वो मैजिस्ट्रेट, कौन से मैजिस्ट्रेट? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है 146 के अंदर जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल, what shall he do? shall मतलब बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, करना है। may मतलब it is discretionary, it is discretionary, ये चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। सो मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला है, दैट इज मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर द रिसीवर अपॉइंटेड बाय, जो उन्होंने खुद की तरफ से रिसीवर को अपॉइंट किया था, उसको क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे कि भैया काइंडली हैंड ओवर द पोजेशन of the substance of the dispute या फिर subject matter of the dispute to the receiver appointed by the competent civil court and he is discharged. Who is discharged? That receiver is discharged which was appointed by the executive magistrate. तो executive magistrate ने जिस receiver को appoint किया था वो अब discharge हो जाएगा, and सबसे बड़ी important चीज कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने खुद रिसीवर अपॉइंट किया था उसको बोलेंगे भैया आप जो सिविल कोर्ट वाले जो रिसीवर आया है, जो रिसीवर सिविल कोर्ट ने अपॉइंट किया, आप सारा सब्सटेंस ऑफ मैटर एंड सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट उनको दे दीजिए, वो संभाल लेंगे। प्लस अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चाहे ही मे मेक अदर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स, उनको लगे कि ऐसे कुछ दूसरे इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स को पास करने की जरूरत है, तो वो पास करके अपने रिसीवर को दे सकते हैं, और उसके बाद हमारा रिसीवर जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब चल छुट्टी निकलो घर, बराबर। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 147। अब 147 को देखोगे ये आपको लगभग पूरा 145 जैसा ही दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? 145 जैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड एंड वाटर, वहां पे डिस्प्यूट से 145 में डिस्प्यूट से ब्रीच ऑफ पीस हो रहा था, यहां पे लैंड और वाटर को यूज करने के राइट की वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है। तो सेम ग्राउंड यहां पर भी मेंशन कर रखे हैं। अगर हम देखें कि यहां पे कौन सा मैजिस्ट्रेट
कौन सा मैजिस्ट्रेट एग्जैक्टली ऑर्डर पास कर सकता है, तो इट इज योर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कौन है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। कब वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं? जब उनको ऐसी कोई पुलिस रिपोर्ट मिले या उनको ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हो। किस चीज के लिए? कि इन दोनों पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट है उससे क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, बिकॉज इनके बीच डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है लैंड, वाटर या फिर उसकी बाउंड्रीज को यूज करने के पर्पज से। सेक्शन नंबर 145 को एक बार मैं लाउडली रीड आउट करूंगी, है ना। Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of the police officer or upon other information that a dispute likely to cause breach of peace exists regarding any alleged right of the user of any land or water within the local jurisdiction. So basically we do not have boundary over here. Land or water के यूज के राइट से रिलेटेड अगर कोई वहां पे डिस्प्यूट है जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 147 में ऑर्डर पास करेंगे। डिफरेंस क्या है 145 और 147 में? 145 में यूज ऑफ राइट नहीं है, लेकिन 147 में वो अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। नाउ दिस राइट may be claimed by और may arise out of easement या otherwise। easement मतलब आपका easementary right है ना, easement को हम पढ़ने वाले कि what is meant by easement, है ना। आपका कुछ particular time period तक आपका adverse possession वहां रह चुका था, इसलिए आपका वहां easement arise होता है, ठीक है। so either by easement या फिर otherwise क्या हो रहा है, किसी person का वहां right अराइज हो रहा है, उस राइट को क्लेम करने के लिए यहां पे 147 में आ सकते हैं। Within his local jurisdiction, local jurisdiction कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लोकल jurisdiction में अगर ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो वो क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं? सेम जो उन्होंने 145 में पास किया था। 145 में क्या पास कर रहे थे कि पार्टीज को बोलेंगे भैया काइंडली कम टू आवर कोर्ट, कोर्ट पधारिए आप, या तो आप खुद साक्षात पर्सनली आ सकते हैं, स्वयं प्रकट हो सकते हैं, या फिर आप अपने प्लीडर के थ्रू आ सकते हैं। दैट इज योर एडवोकेट और योर प्लीडर कैन अपीयर इन प्लेस ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जो कि उस डिस्प्यूट के पार्टीज हैं, बराबर। और क्या बोला जाएगा कि वो जो स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड प्लेस है, जो टाइम और जो प्लेस स्पेसिफाइड है, उस ऑर्डर में उस टाइम और प्लेस पे आपको आना है एंड आपको अपना रिटन स्टेटमेंट देना है। दैट इज ऑर्डर 8 CPC, बराबर। इसको हम 145 के साथ भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि एज इट इज 145 जैसे ही, बाकी आगे के थोड़े पॉइंटर्स अलग रह जाते हैं। कमिंग ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 एंड लास्ट सेक्शन फॉर टुडेज सेगमेंट इज लोकल इंक्वायरी। सी इफ आई वांट आई कुड हैव कंडक्टेड 1 hour और 2 hour सेशन, है ना, एक साथ ही सीआरपीसी के हम लोग लगभग 20 सेगमेंट्स में पूरा सीआरपीसी को फिनिश करते थे, बट ऐसा क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली बताती हूँ। डेली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी। डेली 3 क्लासेस लग रही है। अब तीनों क्लासेस में अगर इतना सारा पढ़ाएंगे तो फाउंडेशन बैच में थोड़ा आराम से चला जाता है। बेसिक्स है, यू आर न्यू स्टूडेंट, तो आराम से चलो, बेबी स्टेप्स लो और धीरे धीरे साथ में पढ़ते पढ़ते रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। दिस इज द रीजन इन सेशंस को इतना लंबा या फिर इतना हेक्टिक नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन जहां लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बंच ऑफ सेक्शंस को तो हमें एक गो में ही पढ़ाना पड़ेगा, उसको हम एक गो में ही पढ़ाएंगे, वहां 1 घंटे की क्लास हो सकती है, जैसे कि पहले आपने मेरी हायरार्की ऑफ द क्लासेस, हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स को देखा है। लेकिन पावर ऑफ द कोर्ट्स 4-5 सेक्शन है, उनको एक साथ पढ़ सकते हैं। जिस चैप्टर को हम टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाएंगे और आपने भी वैसे ही पढ़ना है। डू नॉट मिक्स अप ऑल दी थिंग्स। और सारी चीजें मिक्सअप कब होती है? जब एक ही बार पढ़ने लग जाते हैं। सो मेक श्योर टू गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट्स, टेक स्मॉल सब्जेक्ट्स। स्मॉल सब्जेक्ट्स मतलब नॉट माइनर लॉस, टेक मेजर लॉस, बट मेजर लॉस में भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स लीजिए, खुद को टारगेट दीजिए, वो कवर कीजिए। और टारगेट का मतलब ये नहीं कि बस डायरेक्ट देख लिया, कभी देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, फोकस ऐसे नहीं बैठेगा। यू हैव टू सिट, यू हैव टू मेक योर नोट्स, यू हैव टू बी फोकस्ड। ओके, बराबर। सेक्शन नंबर 148 में हमें लोकल इंक्वायरी का एक पावर दिया है, और ये पावर किसको है? Who has this power, है ना, हो सकता है ब्लू पट्टी पे आपको ना दिखे। किसके पास पावर है लोकल इंक्वायरी करने का? हमेशा ध्यान रखना, इंक्वायरी का पावर किसके पास होता है? मैजिस्ट्रेट के पास, हमने पढ़ा है। Why? Because inquiry and trial are a part of a judicial proceeding, जबकि investigation is not a part of a judicial proceeding, that falls within the ambit of the police officers। तो अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ इंक्वायरी हो रही है, लोकल इंक्वायरी मतलब लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो मैटर डिस्प्यूट चल रहा है ना आपका 145, 146, 147, उसके लिए इंक्वायरी भी तो मांगता है ना मजिस्ट्रेट को कि क्या है एग्जैक्टली मैटर, पता तो करके आओ। तो जो मैटर को इन्वेस्टिगेट आपके मजिस्ट्रेट करते हैं उनको हम इंक्वायरी कहते हैं, बराबर। तो ये ऑर्डर कौन दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं एंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं। एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट
क्या करेंगे फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 145, 146 एंड 147। यहां पर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए इंक्वायरी करनी जरूरी है, तो वो किसको डिप्यूट करेंगे, वो अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स को। उनसे सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, उनको डिप्यूट करेंगे कि भाई साहब जाइए और इंक्वायरी करके आइए, एग्जैक्टली क्या मैटर है पता करके आइए। पहला क्या करेंगे, अपने से सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करेंगे, गो एंड डू इंक्वायरी। सेकंड कर सकते हैं, दे कैन फर्निश रिटन इंस्ट्रूमेंट्स टू देम फॉर गाइडेंस। मतलब अपने से जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए कुछ लिखित इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश भी लिखित रूप में दे सकते हैं, ताकि उनको गाइडेंस मिलती रहे कि एग्जैक्टली उनको क्या क्या इंक्वायरी करनी, कैसे कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कहां पर प्रोसीड करना है। These written instructions can be given by DM and SDM to their subordinates while they are conducting any local inquiry under section 148। बराबर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, प्लस बोला है, एडिशन। They can declare who will pay the expenses of the inquiry। So DM और SDM आपको सेक्शन नंबर 148 में ही बता देंगे कि जो मजिस्ट्रेट साहब लोकल इंक्वायरी करवा रहे हैं इसके एक्सपेंसेस कौन पे करने वाला है, which party is going to bear the burden of paying the expenses which has been incurred while conducting the inquiry under 148। बराबर। 3 पॉइंट है, सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे, रिटन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं गाइडेंस के लिए, एंड थर्ड कौन कॉस्ट पे करने वाला है इंक्वायरी की, ये डिसाइड हो सकता है। और जो रिपोर्ट ये हमारे सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स डीएम और एसडीएम को सबमिट कर रहे हैं, दे विल बी रेड इन एविडेंस, मींस दे आर अ पार्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, सो ये सेगमेंट था आज का। आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। और जब भी आप इस सेगमेंट के चार्ट बना रहे हैं, यू हैव टू मेक वन थिंग श्योर कि आप चार्ट बनाते वक्त चारों सेगमेंट्स को एक साथ डील करेंगे। आपका चार्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत विजिबल है। ठीक है, बराबर विजिबल है क्या? हाँ जी, इस तरीके से आपका चार्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वन गो में आप रिवाइज कर सकते हो कि आपका कौन सा सेक्शन क्या कहता है। अब यही चीजें अगर आप इस चार्ट में देखोगे, मेरे इस चार्ट में देखोगे, तो आपको बहुत माइन्यूट वर्ड्स दिखेंगे, जैसे डीएम एसडीएम शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मजिस्ट्रेट को और भी शॉर्ट लिख दिया है, एविडेंसेस को ईवी लिखा है, लोकल इंक्वायरी एलआई लिखा है। तो ये आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको याद होगा। और एक पेपर में जब सारी चीजें समा जाती है तो आपकी नजरें जल्दी स्कैन करें, बिकॉज आई रियली फील कि ह्यूमन बींग्स थोड़े आलसी होते हैं ना, पेज पलटने में भी हमको आलस आता है कि चलो आज एक पेज कर लिया। टास्क देते हैं खुद को कि 10 पेज का रिविजन करेंगे, लेकिन 5 पेज ही कर पाते हैं। और वो दिन के स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है कि हम 10 पेज रिवीजन कर लेंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ योर 8-9 PM यू रियलाइज कि 5 पेज भी हुए नहीं, बाकी के 5 पेज कल कर लेंगे, है ना। तो जरूरी है कि आप अपनी स्टार्ट बहुत अच्छी करें, और एक ही पेज में जब आप नोट्स बनाएंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू रीड ऑल ऑफ देम इन वन गो, और आप उन सेगमेंट्स को या उन सेक्शंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अलग अलग पेपर पे होता है तो हम इग्नोर करते हैं। उसी प्रकार से मेक श्योर करें कि बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट आपके सेगमेंट्स जैसे क्वेश्चन आते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, उनके चार्ट्स बना के या तो आप दीवार पे स्टिक कर दीजिए, और दीवार पे आपको लग रहा है बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा तो अपने नोटबुक्स में डाल के रखिए। आते चलते फिरते कुछ अपना शाम का वक्त गुजारते वक्त बस उस पेपर को एक बार देखते जाइए, स्कैन करते जाइए अपनी नजरों में, अपने दिमाग में, और रिवाइज करते जाइए। शॉर्ट तरीके से फटाफट बनाते जाइए। नॉट नेसेसरी आपको हर बार उसको फेयर आउट करना है। पेन लीजिए और सिर्फ नोटबुक में 2-5 मिनट के अंदर सिर्फ आपको सेक्शंस लिखने हैं, सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में ये था, बस शादी राइटिंग में ही लिखो, बट लिखो। जब लिखोगे तो आपको ज्यादा याद होगा, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन नहीं, उस वक्त आपका क्या चल रहा है, अंदर का मन भी बोल रहा है और आपका हाथ भी चल रहा है। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू रिकॉल सर्टेन थिंग्स, अकॉर्डिंगली आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हम इतने सारे सेक्शंस को एक ही गो में पढ़ें। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पे हम डील करेंगे कुछ जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजंस वो नहीं जो सीआरपीसी में दे रखे हैं, जनरल प्रोविजंस वो जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर ऑफ सीआरपीसी में बताया था, दैट इज हाउ टू स्टडी सीआरपीसी। उसमें मैंने बताया था कि हमारे सीआरपीसी पढ़ने का क्या तरीका होने वाला, बिकॉज मेजर लॉ को कभी आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते, या प्रोसीजर लॉ को आप कभी टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते। आपको हमेशा प्रोसीजर वाइज चलना है। अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे, इजी डिस्कस कर लिया, फिर डिफिकल्ट डिस्कस कर लिया, फिर बहुत ही बोरिंग वाला डिस्कस कर लिया, फिर या फिर आपने उस हिसाब से चले जिस हिसाब से आपके पेरेंट में दिखे हैं, आई एम 200% श्योर आपको वो सब्जेक्ट कतई समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर प्रोसीजर लॉ को आप हमेशा प्रोसीजर वाइज पढ़ोगे। जिस तरीके से अगर मैं एक एडवोकेट होती और कोर्ट में जाती, मैटर कैसे
कैसे प्लीड करती है मैटर का, किस तरीके से प्रोसीजर होता, उस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कि मैं सीआरपीसी समझूं और आपको भी समझो, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू आल्सो एक्सपेक्ट द सेम कि आपको भी वैसे ही पढ़ाया जाए और आप वैसे ही समझो, क्योंकि जब एक प्रोसीजर चलता है तो एक स्टोरी लाइन बिल्ड हो जाती है, एक सीन बिल्ड हो जाता है और इस तरीके से आप याद कर पाते हो। एंड दिस इज द ओनली टेक्निक जो कि आपको माइनर लॉ में भी अपनानी है। माइनर लॉ आपको इजीली याद हो जाता है क्योंकि उसकी छोटी सी स्टोरी बनती है, कम सेक्शंस होते हैं, बट मेजर लॉ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस आर मोर। सो मेक श्योर दैट यू कीप रिवाइजिंग डेली बेसिस पे जो पहले पढ़ा है वो अब भी पढ़ते जाओगे तो याद हो जाएगा। ओके, सो यस, दैट वाज ऑल इन द टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन एंड डू नॉट forget to collect your all the PDFs of this session from PWR। वहां से आप जाके लॉ फाउंडेशन बैच को एनरोल करेंगे, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। So now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.